हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम हो गया होगा कि इस बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 1 से लेकर 80 तक के साइंस के एग्जाम पेपर में क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिनमें से केवल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का ही आंसर आप सभी को ओएमआर शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला सवाल कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक ली जाती है। पहला ऑप्शन में दिया गया समतल दर्पण, ऑप्शन बी में दिया गया अवतल दर्पण, सी में दिया गया उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखे चले आइए कि आखिर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा। अगला सवाल इसमें दो को देखिए। क्वेश्चन 2 कहता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। आप सभी को मालूम होगा कि किसी दर्पण में एफ बराबर क्या होते हैं, तो r/2 होते हैं, तो वहीं पे r बराबर 2f होते हैं। तो सबसे पहले आया है f का मान, तो दोस्तों a बराबर r/2 होंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, f बराबर r/2। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 कहता है कि समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों, समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे न्यूनतम दूरी ना पूछकर यदि दूर बिंदु पूछा जाता ना, तो ऐसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाता। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। आप सभी को मालूम होगा कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से अपवर्तन कराया जाता है, यहाँ पे इस प्रकार से प्रिज्म होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या वर्णपट या स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे जो ऊपर रंग होता है वो रेड होता है, यानी लाल होता है, और सबसे नीचे आपका बैंगनी होता है, जिसे हम लोग वायलेट कलर भी कहते हैं। तो बोला गया है कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सबसे ज्यादा झुकने वाला रंग कौन सा होता है। तो सबसे ज्यादा झुकता है बैंगनी, सबसे कम झुकता है लाल। तो सबसे कम कौन झुकेगा, तो लाल हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 2-3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो लाल हो जाएगा। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो बैंगनी हो जाएगा। और किस वर्ण का विचलन सबसे अधिक होता है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब बैंगनी हो जाएगा। और किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो वैसे स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब लाल हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है कि मानव नेत्र या मानव की आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, मानव की आंख द्वारा या रेटिना के द्वारा बनाई गई जो छवि होती है ना, ये होती है वास्तविक एवं उल्टा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए। क्वेश्चन 6 कहता है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी आकाश का जो रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला सवाल इसमें 7 हमारा कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है। तो याद रखिएगा, एक ही दर्पण है जिसका नाम है अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से बड़ा बनता है, और वस्तु से छोटा किस दर्पण में बनता है, तो वो उत्तल दर्पण में बनता है। और वस्तु के समान साइज का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन का आंसर देना होगा। सबसे बड़ा पूछा जाता तो अवतल दर्पण, छोटा पूछा जाता तो उत्तल दर्पण, समान साइज का तो समतल दर्पण। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अवतल दर्पण। अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखिए। क्वेश्चन 8 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष का निवारण
अवतल लेंस के द्वारा किया जाता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अवतल लेंस। अगला सवाल क्वेश्चन 9 कहता है कि निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। तो याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है कि करंट है या नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन 10 हमारा कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो याद रखिएगा, मैक्सवेल एक ऐसे वैज्ञानिक का नाम है जिनके द्वारा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम दिया गया था। और एक होता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, और आस्टर्ड महोदय ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, मैक्सवेल। अगला सवाल क्वेश्चन 11 कहता है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, विभव या विभवांतर को का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, जिसे वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है, और इसका सांकेतिक चिन्ह भी होता है। तो याद रखिएगा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है तो वोल्ट होता है, विभव का एसआई मात्रक क्या होता है तो भी वोल्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए कि निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो देखिए, श्रेणी क्रम समायोजन में जो फॉर्मूला होता है वो R1 प्लस में होता है R2 प्लस में R3। इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि पहले R1 था, उसके बाद में बढ़कर R2 हो गया है, उससे बढ़कर R3 हो गया है, जाहिर सी बात है इसके बाद में R4 होगा। ऐसे करते करते इसमें प्रतिरोध का जो मान है ना वो बढ़ती जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम समायोजन द्वारा प्रतिरोधों का मान बढ़ता है। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। दोस्तों याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति है वो हमेशा काल्पनिक होती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, काल्पनिक। अगला सवाल क्वेश्चन 14 कहता है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। आप सभी को मालूम होगा 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 लाख जूल होता है। तो जब 36 लाख जूल को यदि आप जूल में कन्वर्ट कीजिएगा, दशमलव में कन्वर्ट कीजिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में ही। द क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो नाभिकीय ऊर्जा भी है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा भी है, डी में दिया गया प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 16 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 क्या कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 16 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, याद रखिएगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं तो उत्तल लेंस, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं तो अवतल लेंस, और किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं तो वहां पे हो जाएगा उत्तल दर्पण को, और किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं तो वहां पे हो जाएगा अवतल दर्पण को। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, इस बात को आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस। अगला सवाल कहता है कि कौन सा प्राथमिक वर्ण है। तो याद रखिएगा, प्राथमिक वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, एक होता है प्राथमिक वर्ण, वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक होता है, उसके बाद में होता है द्वितीयक वर्ण, उसके बाद में होता है तृतीयक वर्ण, जिसे हम लोग संपूरक वर्ण भी कहते हैं। तो वैसा वर्ण या वैसा कलर जो अन्य कलर को मिलाकर नहीं प्राप्त होता है उसे हम लोग प्राथमिक वर्ण कहते हैं। द्वितीयक वर्ण किसे कहते हैं, जब दो वर्णों को, दो रंगों को एक साथ मिला देते हैं तो प्राप्त जो वर्ण होते हैं उसे द्वितीयक वर्ण कहते हैं। और संपूरक वर्ण का मतलब होता है कि प्रकाश के सभी रंगों को एक साथ मिला दिया जाता है तो प्राप्त वर्ण संपूरक वर्ण कहलाते हैं, जैसे श्वेत प्रकाश। तो यहाँ पे देखिए, प्राथमिक वर्ण आपका लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। अगला सवाल 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। आंख में लाल पीला इस प्रकार से जो भाग होते हैं उस भाग को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, मनुष्य के नेत्र का रंगीन भाग को हम लोग आइरिस कहते हैं, आइरिस रंगीन होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, आपके मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफी मजेदार, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर क्या होता है। दोस्तों याद रखिएगा, 1 HP बराबर होता है 746 वाट, जो कि ऑप्शन ए में है।
अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 20 कहता है कि विशालक शीशा जिसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है होता है। तो याद रखिएगा विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है उसमें उत्तल लेंस होता है जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में अगला सवाल इसमें 21 क्या कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना तो गतिशील कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 क्या कहता है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। तो दोस्तों एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है ये किसका होता है, तो ये आवेश का होता है, क्योंकि आवेश का ही सही मात्रक एम्पियर घंटा होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देखिए तो क्वेश्चन 23 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है यानी डब्ल्यू के बराबर है। तो दोस्तों डब्ल्यू के बराबर यहाँ पे कौन सा मात्रक हो जाएगा, तो वो होगा जूल प्रति सेकेंड जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखिए। क्वेश्चन 24 कहता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर मालूम होगा। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है, विभवांतर या विभव का सही मात्रक वोल्ट होता है, शक्ति का सही मात्रक वाट होता है, तो वहीं पे प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। तो याद रखिएगा चारों के चारों ऑप्शन मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है तो एम्पियर, प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है तो ओम, विभव या विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है तो वोल्ट, और शक्ति का सही मात्रा क्या होता है तो वाट होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ग्लोबल वार्मिंग संरक्षण के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो CO2 होता है, जिसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा इस साइंस के मॉडल पेपर का 1 से लेकर 25 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तबीयत जरा ठीक ना होने के कारण हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे आने वाली पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 26 से लेकर पूरे 80 तक इस मॉडल पेपर में दिए गए तमाम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होगा। तो उम्मीद है आप सभी वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दिए होंगे। साथ ही चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो है दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।